थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। हम लोग कंट्रोलिंग पर रहे थे लास्ट क्लास में। यस मैम। ठीक, ये तुम्हारा इतना वेग क्यों है कैमरा उत्तम? मैम बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, पीछे से रोशनी आ रही है क्या? थैंक यू आदि। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। मैम मैम बोलो ऋतिक ऋतिक। here। हाँ बोलो ऋतिक। पूछ रहा था मैम, एग्जाम्स होने वाले हैं क्या? मुझे नहीं मालूम फिलहाल, ऐसे सुनने में आया है कि लास्ट और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट में, लेकिन आई एम नॉट श्योर। वो सर जागरण न्यूज में आया मैम ये बात, तो फेक न्यूज था मैम। फेक न्यूज था, यूनिवर्सिटी बोल रहा है फेक न्यूज है। हाँ तो यूनिवर्सिटी बोलेगी, उसके बाद सर लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी जो नहीं मालूम है उसके बारे में क्या जानना, अभी मालूम है कि पढ़ाई सब करना चीज है। नॉर्मल रहता तो हम लोग अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते ना, सब चीज अगर हाँ नॉर्मल रहता बिल्कुल, हाँ सेकेंड time तो सेमेस्टर वही का है। एग्जाम दे रहे होते हैं। हाँ एडमिशन भी तो लेट हुआ है अभी, करेंगे ये ऐसे अपडेट करने के लिए कुछ तो कुछ करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से फोर्थ सेम फाइनल ईयर, सॉरी फोर्थ सेम बोल रही हूँ मैं, फाइनल ईयर जो सिक्स सेम है वो जहाँ होना चाहिए वहां है वो लोग अभी। जैसे वो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं और अभी मई जून में उनका एग्जाम हो जाता है, तो यही है कि मई आ गया है तो मैं भी उनका एग्जाम ले ले हालत सुधरते ही, तो वो अपडेट कर लेंगे अपने सिलेबस को। एक ही में ज्यादा लेट सिलेबस नहीं होता, लेकिन अभी ऐसे कंडीशन ही है कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अभी क्या जरूरी है यार, अभी कुछ भी जरूरी नहीं लग रहा, अभी तो एवरीथिंग लुक्स लाइक सब कुछ प्रमोट कर ऐसे देना ही चाहिए है। ना, प्रमोट करके आगे की पढ़ाई तो कम से कम पढ़े। हाँ तो सब शायद कुछ यही, अगर लोग नहीं का एग्जाम ले पाएंगे तो यही करेंगे, बट दे विल टेक टाइम थोड़ा सा कुछ तो। अभी तो इस हालत में भी नहीं है कि मुझे लगता है कोई स्ट्रैटेजी भी बना पाए कि क्या करना है, एग्जाम लेना है या प्रमोट करना है। तो मैम उसमें था कि अगर एग्जाम में भी डिजिटली लिया जाए या तो फिर ऐसे ही प्रमोट कर देगा। ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाए, होगा दोनों में से कुछ। ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है यस या मैम। आपका इंटरनल के बेसिस पर मार्किंग हो सकता है। एकेयू में ये भी हो सकता है कि हम लोग ही एग्जाम्स लें ऑनलाइन, हम लोग ही आपका रिव्यू करें रिजल्ट, और जो भी आपके 40 मार्क्स तो ऐसे भी है 60 मार्क का, और एग्जाम ले करके फिर उस बेसिस पे भी हो सकता है। देखते हैं कैसे होता है, अभी कुछ भी श्योर नहीं कह सकते, तो जब तक निश्चित नहीं है तब तक बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी वेट करो, विल कम टू नो। यस मैम। और ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से ये मंथ ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपका नेक्स्ट सिलेबस शुरू कर ही दिया जाएगा नेक्स्ट सेम का। ठीक है, आपको ज्यादा दिन तक मुझे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ाइएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता तुम लोग का कुछ भी होगा जो एचआरएम या ओबी से रिलेटेड होगा, और जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती वो सब प्रोग्रामिंग या जो भी है। चलो ठीक है, अभी शेयर करते हैं हम लोग। हम सोचे कि 3 साल आप ही से पढ़ेंगे ना। हाँ, मुझे नहीं आता वो सब, ठीक है ना, कोर नहीं है मेरा सब चीज का। ओके मैम यहाँ मौसम बहुत खराब है, कैमरा ऑफ रहने दे। नहीं, अभी मौसम ठीक हो गया है यहाँ पे।
यहाँ बहुत इट्स अप खराब टू है। यू, मैंने तो किसी को बोला भी नहीं ऑन करो ऑफ करो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप, मैं उसी का अटेंडेंस बनाऊंगी जिनका ऑन रहेगा। यस मैम। मैंने बहुत प्यार से समझा के देख लिया आप लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंडली तरीके से, लेकिन वही है ना कि Yes, ma'am. समटाइम्स इट बिकम्स प्रूफ कि नेगेटिवली ही उसको पुश किया जा सकता है, वरना मैं लात जिस वाला जिस भूत तरीके वाला से बात आ चाहती हूँ जाता कह है। सकती हूँ। तो नहीं सुमान माने आप लोग, तो फाइनली मुझे ऐसा करना पड़ा। इसका कोई ऑन रहेगा चाहता उसी का नहीं है अटेंडेंस कि बनेगा ना मैं मैम। हार्श हूँ। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था और सिर्फ 11 स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाया था। 11 स्टूडेंट का ओनली। मैम ये नेम बहुत यूनिक है, इंडिपेंडेंट। हु इज इंडिपेंडेंट? मैं आपको What is ये independent? चैट स्क्रीन में से देख के बता रहा हूँ। मिस्टर इंडी अच्छा, मिस्टर इंडिपेंडेंट, लीव इट, ये मेरे बेटे का नाम है एंड ही चूज हिज नेम। वो अपना नाम खुद ही चुनता है और बहुत दिन में 10 बार मेरा नाम एडिट करता है अपने में। एक सेकंड में ढूंढ रही हूँ, आप लोगों को पढ़ाना है वो कंट्रोलिंग। मैम सर्च कर लीजिए ना ऊपर से 3 डॉट। एक सेकंड, मैं कई बार सोचती हूँ कि इसको बाद में एक बार फिर से फॉरवर्ड कर लूंगी, बहुत पीछे हो गया। ठीक है, ये सब तो डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों को स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ कंट्रोल से। टाइप्स ऑफ कंट्रोल दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कंट्रोल और एक होता है फिजिकल वर्सेस फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कंट्रोल ये हुआ जिस चीज को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। डायरेक्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं क्वालिटी को, कॉस्ट को, उसके बाद ये सब चीजें जो है प्रोडक्शन लेवल को, इन सब चीजों को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर है, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन है, ये आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। आप इसको कैसे कंट्रोल करिएगा, इसके लिए आपको बहुत तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सर्ट करना पड़ता है ताकि आप इस चीज को कंट्रोल कर सके। तो ये ऑटोमेटिकल आपको कुछ ऐसा डिवाइस करना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम, जहां पे इन सब चीजों को स्वतः ही नियंत्रित किया जा सके। यानी कि किसी एम्प्लॉय के एटीट्यूड में चेंज ला करके, उनके थिंकिंग पैटर्न में चेंज ला करके, इस तरीके से आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपने आप से आप डायरेक्ट कोई कंट्रोल करेंगे, आप जैसा चाहेंगे और वैसा उनका बिहेवियर होने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर यही सारी चीज आता है, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, अपने परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारे इनडायरेक्ट कंट्रोल की चीजें हैं जो आपके बस में नहीं है। इसके अलावा भी जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए, दूसरी जगह से कुछ सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप अपना डायरेक्ट कंट्रोल एक्सर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी क्वालिटी प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, कितना कॉस्ट हमको रखना है इस साल का सालाना खर्चा के रूप में कि इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए इस साल का जो फाइनल बजट है ये यही है। तो इन सब चीजों को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ गया। फिजिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होगा? फिजिकल कंट्रोल यानी व्हेन यू कीप कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो आपका बेंचमार्क है, कितना यूनिट पर आवर पर मैन प्रोडक्शन करना है, पर डे पर मैन प्रोडक्शन करना है, ये सब फिजिकल कंट्रोल है। कितना बर्बादी हो रहा है, क्या वेस्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये फिजिकल कंट्रोल है। और इसको भी हम क्वालिटी को, जैसे कि जो हमारा बेंचमार्क है उससे अगर हम मैच कराए, क्या हमारा बेंचमार्क से हमारा जो आउटपुट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी फिजिकल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। कोई चीज कितना हार्ड होना चाहिए, कितना सॉफ्ट होना चाहिए, किस लिमिट तक उसको जा करके तैयार करना है, फिल करना है, होता है ना क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
कि इसमें इतना कुछ भरा जा सकता है, इस बॉटल में 900 ग्राम आ सकता है या 100 ग्राम्स आ सकता है या 1000 या फिर 1 किलो आ सकता है, वट, ठीक है ना। तो ये फिजिकल कंट्रोल हो गया। फिनेंशियल कंट्रोल वहां होता है जहां पे आप मनी को या मनी के टर्म में, कॉस्ट के टर्म पे पर यूनिट आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी चीज का कॉस्ट पर यूनिट क्या डिसाइड रखना है या सेल प्राइस क्या होए कि हमारा जो बजट है उसको मेंटेन करके हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सके। तो नॉर्मली फिनेंशियल कंट्रोल बिना फिजिकल कंट्रोल के करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिजिकल एंड फिनेंशियल आर ज्वाइंटली डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसको ज्वाइंटली किया जाता है ताकि इधर रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखना, उधर आउटपुट और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल में रखना है, जिससे आपका बजट और आपका फिनेंस दोनों कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस पे आते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस में, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बोलो। जैसे आप बोले कि इसमें थोड़ा नीचे के लिए फिनेंशियल इसमें कंट्रोल में कॉस्ट के बारे में बात बोले तो उसमें भी डायरेक्ट इसमें कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में फिनेंशियल कंट्रोल आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो फिनेंशियल के अंदर नहीं आएगा। ये अलग अलग कैटेगरीज पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल के बेसिस पे क्या क्या डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है, उस बेसिस पे ये डिवीजन है। और दूसरा है कि फिनेंशियल या कैपिटल्स को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे आप कंट्रोल में रख सकते हैं, अदर रिसोर्सेज, अदर फिजिकल रिसोर्सेज को आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी को आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ये दूसरा है। जी जी ओके, अब हम आगे आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। कंट्रोल प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स आ सकता है, ऑल टुगेदर 5 या 6। अब मैंने कहा हमेशा कहता है स्टेप्स जब भी हम करें, अगर हम बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, तो जो स्टेप्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर हम कम करना चाहें तो हम एक स्टेप के अंदर एक दो स्टेप को कवर कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। एग्जाम्पल देती हूँ मैं सिलेक्शन का। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम सिलेक्शन प्रोसीजर को देखो तो क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर सिमिलर होता है? नो मैम। नो मैम। हाँ, कहीं कैसे मैं बताती हूँ। कहीं कहीं पे जो इसका एक रफ फॉर्मेट है, हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको, कि जो सिलेक्शन का एक रफ फॉर्मेट होता है वो होता है एप्लीकेशन ब्लैंक आप दीजिए, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन मेडिकल चेकअप एंड देन रेफरेंस चेकअप एंड देन फाइनल हायरिंग। यही मैंने एक रफ आपको बताया ना कि रफली ऐसे किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसे ही हो। ये प्रारंभिक अवस्था में जब हम रिक्रूटमेंट में जाते हैं, फ्रेशर्स है, कॉलेज है, तो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। मान लो कोई एक्सपीरियंस है, किसी के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो वो उनका कैसे होगा? उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, उनके लिए कोई रिटन टेस्ट का प्रोविजन नहीं होता। हाँ, अब उनका ये हो सकता है कि उनका एक इंटरव्यू ना हो करके 3-3 राउंड, 4-4 राउंड इंटरव्यू हो, बहुत सारे इंटरव्यूज हो, तो ये भी हो सकता है। यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो आपको अलग अलग टेक्निकल राउंड हो, पर्सनल राउंड हो, HR राउंड हो। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है आपके CV में, आई रिमेम्बर कि वन ऑफ माई ब्रदर who has given interview in Google, he has been given 5 times, और वो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू था, हाँ ऑनलाइन इंटरव्यू ही उन्होंने दिया, लेकिन 5 राउंड ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो इट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह एक ही प्रोसीजर फॉलो हो वो जरूरी नहीं है, बहुत जगह एप्लीकेशन ब्लैंक हो भी सकता है, बहुत जगह वो नहीं भी हो सकता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस हिसाब से अपना सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को रखना चाहता, तो वहां पे प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोलिंग प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है ना, हर आदमी का, आप देखो सब्जी बनाने का एक रफ तो आपको पता है, एक रफ कोई एक तरीका होता है कि ऐसे हम फॉलो करते हैं, बट देन हर घर में थोड़ा कुछ ना कुछ अपने तरीके का वेरिएशन होता है, इसीलिए देखते हैं कि टेस्ट वैरी करता है। अगेन घर टू घर, एवरी होम you'll find some different taste in the same vegetable, है ना। तो इसी तरीके से प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। 6 स्टेप मैंने बताया, कहीं 7 स्टेप में भी हो सकता है, कहीं 5 स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन
सीक्वेंस ऑलमोस्ट बराबर होगा, ठीक है ना। जो सीक्वेंस होगा वो लगभग बराबर होगा, अगर चेंजेस हो के भी तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं हो सकता अपसाइड डाउन। जैसे कि मेडिकल चेकअप पहले नहीं हो जाएगा आपका, है ना, वो कभी भी होगा तो या तो लास्ट में होगा या लास्ट से एक राउंड पहले हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकदम से आगे नहीं आ जाएगा। तो ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड एक ये तरीका है, वेरिएशन ऑलवेज एक्सेप्टेबल। सो अब आते हैं कंट्रोल क्या जो हमारा स्टेप्स है उसमें, सीधा डायग्राम पे चलते हैं। सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मतलब आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो यू मस्ट हैव डिसाइडेड कि हर लोगों को कितना कितना काम करना है, ठीक है ना, किस ग्रुप को कौन सा काम देना है और उनको पर यूनिट उनसे कितना काम लेना है, या पर डे क्या लेना है, या कब तक उनको अपना गोल अचीव कर लेना। मान लीजिए हम हर जगह पर यूनिट के बेसिस पे नहीं साइन कर सकते, तो ठीक है, अगर कॉलेजेस है तो सिलेबस के बेसिस पे कर सकते कि इतने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने दिन में आपका ये फलाना चीज हो जाना चाहिए। तो हर जगह आप एक परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आप उसको काम करने के लिए एक क्या देते हैं, एक टारगेट देते हैं, ठीक है ना, उसको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। सपोज करो कि किसी आदमी को ये दिया गया है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के रूप में कि आपको 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलानी है। मान लो कि हम ये देते हैं किसी को कि 50 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी चलानी है, तो अगर उसने 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो अब आप क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे देन यू कैन फाइंड आउट ये कितना ज्यादा रहा या कितना कम रहा, यानी जो हमने सेट किया था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उससे कितना ज्यादा गया कितना कम गया। तो वो तब आप ये कंपैरिजन तब हो पाएगा व्हेन यू सेट सम पैरामीटर्स फॉर देम, है ना। अच्छा क्या या बुरा क्या कब होगा, अच्छा और बुरा बहुत कंपैरेटिव वर्ड है। नॉर्मली मैं इसको बोलती हूँ, लोग कहते हैं ना ये बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, या वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक इंटेलिजेंट लड़का, अपने घर का एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का यूनिवर्सिटी में हो सकता है सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाए, हो सकता है ना। Yes, ma'am. क्यों, क्योंकि इट्स अ वेरी कंपैरेटिव टर्म, इट्स अ वेरी कंपैरेटिव टर्म कि अगर उससे कोई ज्यादा बेहतर है तो वो नीचे आ सकता है ना। तो इसी तरीके से सारे पैरामीटर्स होते, तो आपको एक स्टैंडर्ड अगर नहीं फिक्स करिएगा तो आप कंपैरिजन किस चीज से करिएगा, है ना। जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना, 60% इज नॉट द पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस। यस ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया कि इसके ऊपर जो जाएगा उसको फर्स्ट डिवीजन देंगे, लेकिन सारे 50% से आगे जाने वाले इंटेलिजेंट ही होंगे और किसी को अगर सेकंड डिवीजन आ रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि वो किसी एक अलग चीज में बहुत ज्यादा तेज है, बाकी चीजों में उतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको पैरामीटर सेट करना पड़ता है ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का एक पैरामीटर तय करेंगे। सेकेंड स्टेप में कंट्रोलिंग बता दूं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, यानी कि अब आपका क्या काम रहा, जो हमने सेट किया था जो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को सेट करके रख दिया एक तरफ, अब आपका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, यू गॉट 80%, you got 75%, you got 65%, you got 60%, you got 45%, you got 50%। एक्चुअल जो है आपका वो आप पहले फोकस करेंगे। अब थर्ड स्टेप पे जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किस चीज से, जो आपका ऑलरेडी पहले से प्री डिटरमाइंड जो पैरामीटर्स आपने सेट किया है। कहीं से आवाज आ रही है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप वहां से उस प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड है उससे आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एंड देन फाइनली यू कम आउट, यू फाइंड आउट द डेविएशन कि किस कैसा रहा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डेविएशन हो ही, जरूरी नहीं है कि अगर आपने 80% सोचा था तो अगर आपको 82% है, 79% है, 78% है, 83% है ना, आपने जो डिजायर्ड गोल था वो उसके आसपास ही है, और इतना तो एक्सेप्टेबल है, 1-8% ऊपर नीचे चलता है, आपका कोई डेविएशन नहीं शो कर रहा है, यानी आपको कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर अब आप अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को ऊपर सेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड को, उस लेवल को अचीव करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि हर बार डेविएशन हो ही,
हो सकता है कि एकदम आप एट पार चल रहे हो, ठीक है ना, आपने सेट गोल के जैसा भी आपने सेट किया था वैसा ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा नहीं होता है, या तो कुछ बढ़ सकता है या कुछ कम हो सकता है। जैसे हमारे केस में अगर 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड किसी ने तय किया है और ये वो 30 के स्पीड से 35 की स्पीड से जा रहा है, तो वो बढ़ रहा है, ठीक है, या वो घट रहा है अगर उसने 25 की जगह पे 20 किया तो। अब इस एक्चुअल यहाँ से आप क्या करेंगे, डेविएशंस को एनालाइज करेंगे। डेविएशन एनालाइज करने का मतलब है क्यों ये डेविएशन आया, क्यों कम हुआ या क्यों ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, नॉर्मली हम समझते अच्छा ठीक है ना, तुमने ये सोचा था तो ज्यादा ही हो गया। हमेशा ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है। ये अलग बात है कि आपके एग्जाम्स के केस में अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से या परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज आपको आता है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू एनालाइज द डेविएशन कि अगर हमको, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों मैंने कहा कि हर जगह अच्छा नहीं होता है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ पे अच्छा नहीं होगा। यस मैम, जहाँ इसमें ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या कि आप पहले एक एग्जांपल दिए थे कि एग्जांपल आपका याद नहीं आ रहा है। आप अपना एग्जांपल दीजिए। मैं कभी याद करने के लिए देती भी नहीं हूँ, मैं तो बस समझाने के लिए देती हूँ कि उस पॉइंट को तुम समझ जाओ। नॉर्मली आपके दिमाग में आता है ना कि जो कुछ ज्यादा हो गया, कुछ जल्दी हो गया तो दैट इज बेटर, कुछ अधिक हो गया तो अधिक है ना। अधिक तो हमेशा हम बोलते हैं कि अच्छा होता है, पर हमेशा अधिक अच्छा नहीं होता। मैं बताती हूँ, हो गया गुलशन या मैं बताऊं? मैं बोलूं ये नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से सुनिए, मैं कोई और बोलूं? बता रहे हैं। हाँ बोलिए, मैम ऋतिक, बोलो ऋतिक। मैम जैसे मैम मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे स्पीड लिमिट ही होती है मैम, तो वो हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो फिर वो सही नहीं होती। तो मैम ऐसे ही वर्क, मतलब से कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो वर्कलोड अगर ज़्यादा बढ़ गया तो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है मैम। एक पार्टिकुलर जैसे 1% का कुछ काम था तो उस पर लोड बढ़ते चला गया, तो मतलब तो वो मैम हद से ज़्यादा वो मैम इन केस मैम इन दैट केस फिर वो हाँ ठीक है, अच्छा नहीं होता। ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि जहाँ पे आपके सेट पैरामीटर्स हैं उससे अगर हम आगे चले गए, ठीक है ना, सेट पैरामीटर्स अगर आपका है कुछ भी, जैसे भी हमने अभी जो भी तय किया, अब हर जगह ये पॉजिटिव नहीं होता। मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। अच्छा ठीक है, एक रनवे पे बहुत सारे एरोप्लेन आते हैं और जाते हैं, राइट, और उनका टाइमिंग फिक्स होता है। अगर कोई फ्लाइट 10 मिनट पहले पहुंच जाए अपने शेड्यूल्ड टाइम से, 10 मिनट या 15 मिनट, और वहां पे उसी रनवे पे कोई दूसरी फ्लाइट, दूसरा कोई फ्लाइट शेड्यूल है, तो क्या है, रनवे पे पहुंच के भी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, होते हैं ना कई बार, अगर वो नहीं क्लियर है और आप Yes, ma'am. समय से पहले चले गए रेलवे स्टेशन पे। इसीलिए टाइम स्लॉट को तुम देखोगे कि अगर कोई ट्रेन बहुत ज्यादा समय की गति के रफ्तार बहुत ज्यादा गति से चल रहा और हो सकता है वो 1-2 घंटे पहले ही आपको पहुंचा दो, तो धीरे धीरे वो रास्ते में कहीं कहीं लेट करना शुरू करता है ताकि वो अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंचे, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच जाने से वहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक कंजेस्टेड मिलेगा उनको, है ना, कुछ और ट्रेनें शेड्यूल होगी जिसके वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज अगर आप बहुत आगे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स इट गुड एंड समटाइम्स इट नॉट गुड, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करिएगा, बीपी, तुम्हारा बीपी, ठीक है ना, बहुत अच्छा भी, बहुत ज्यादा भी बहुत अच्छा नहीं है और बहुत नीचे भी बहुत अच्छा नहीं है, राइट, इसको कंट्रोल रखना है। तो कुछ जगह है जहां पे आपको कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बहुत अधिक हो जाना भी डेंजरस है और बहुत कम होना भी डेंजरस है। तो अब आप हाउ विल यू एनालाइज कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा और अगर कम हुआ तो कैसे हुआ। यू हैव टू एनालाइज। इससे आप क्या होता है, यू विल गेट द रूट कॉज, ठीक है ना, आपको रूट कॉज मिलता है कि एनालिसिस से यही होता है, व्हेन यू एनालाइज एनी प्रॉब्लम कम टू नो कि कहाँ पे फॉल्ट्स हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है। अब ये सब तो एग्जांपल्स थे, अब इधर आ जाते हैं वापस। तो जब हमने कंपेयर किया एंड वी फाइंड सम डेविएशन, इफ इट इज एट पार दैट इज द बेस्ट सिचुएशन, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। लेकिन जब हमने देखा कि ये ज्यादा है या कम है, एंड देन वी हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि हमें दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि ये कम या ज्यादा क्यों हुआ। एंड जब आप रीजंस को फाइंड आउट कर सकेंगे, जब डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स के थ्रू रूट कॉज पे पहुंच पाते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों,
तो फिर वो प्रॉब्लम का इलाज करते हैं, राइट। सिम्टम्स का इलाज एक्चुअल इलाज नहीं होता है, ठीक है ना। आपको सर्दी आ रही है, आपको बुखार आई और आपने पैरासिटामोल खा के बुखार को डाउन कर लिया, दैट इज नॉट द एक्चुअल ट्रीटमेंट। एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है कि बुखार क्यों आ रही है इसका पता करना, क्योंकि आपने अभी दवाई खा लिया, आपका बुखार उतर के फिर से वो आएगा। बुखार सिम्टम है, आपके बॉडी के अंदर कुछ तो है जो गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। वो छोटा सा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, इस चीज को वो मैनिफेस्ट करता है, ठीक है ना। अब बॉडी कैसे बताएगी आपको कि मेरे अंदर कुछ गलत हुआ है, तो उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका फीवर है, ठीक है ना, फीवर है। तो दिस इज द वे कि अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू गो टू द रूट कॉज ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और फिर आप उसका इलाज करेंगे। तो यही है लास्ट स्टेज में, यू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड टेक करेक्टिव एक्शन। अब आपने क्या किया, तो करेक्टिव एक्शन लेकर के जो भी आपका प्रॉब्लम्स है आपने उसको खत्म करने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की। अच्छा, अब ये जो करेक्टिव एक्शन मैंने कहा, ये भी अच्छा ठीक है, ये बीच में कुछ कुछ है, मैंने ऐसे समझा दिया। मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो रह गया है इसको बाद में कवर कर लेंगे, बाकी जगह यही बातें लिखी गई जो मैं अभी बता रही हूँ। तो करेक्टिव एक्शन भी अलग अलग तरीके से लिया जाता है, क्योंकि कुछ करेक्टिव एक्शन एकदम से खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है ना। यू हैव स्टार्टेड योर वर्क और आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं एकदम ठीक ही होगा सब कुछ, कुछ गलत नहीं होगा, और उसके बाद आप करते जा रहे हैं, लास्ट में आपको पता चला कि ये एकदम से गड़बड़ हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ संभालने लायक भी नहीं रहा। तो आप कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हो और जितना हो सकता है उतना आप उसको वेस्ट होने से या उतना ज्यादा आप बर्बादी होने से बचाने की कोशिश करते हो। तो कंट्रोल मैंने इधर आपको बताया कि फिजिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल, एक दो कंट्रोल और भी है, एक प्रिवेंटिव एंड एक करेक्टिव मेजर्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब जहां पे आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है ना, अधिक नुकसान नहीं हुआ, या फिर नुकसान होने से पहले ही आपने वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं जिससे आपको वो नुकसान ना हो, इसको इंश्योर किया जा सकता है। ना हो यानी अभी पैंडेमिक में हम घर में हैं, हम मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं, हम घर पे आते या जाते समय तुरंत सैनिटाइज करते हैं, व्हाटएवर जो भी दिया गया है, ठीक है। हम प्रिकॉशन के तौर पे स्टीम ले लेते हैं, गार्गल कर लेते हैं, गर्म पानी या सुसुम पानी पी लेते हैं। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। और ये बिफोर हैंड लिया जाता है, प्रॉब्लम्स के आने से पहले लिया जाता है। अगर प्रॉब्लम्स के आने के बाद आप लेंगे तो वो करेक्टिव मेजर्स होगा। तो प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स में यही व्हाटएवर, तो प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स में यही डिफरेंस है कि प्रिवेंटिव मेजर किसी चीज को गलत ना हो, गलत रोकने के लिए लिया जाता है। और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे क्लास में प्रिवेंटिव मेजर्स का, अभी रहने देते, आपको समझ में आ गया होगा। एंड करेक्टिव मेजर्स मतलब होता है कि अभी हो चुका है, अब वापस से इसको रिपीट करना है, वापस से इसको सही करना है। बट करेक्टिव मेजर्स का प्रॉब्लम ये है क्या कि जो हम कहते हैं ना कि नहीं होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, वहां पे बहुत अधिक समय, बहुत अधिक एनर्जी, एफर्ट एंड रिसोर्सेज पे बर्बादी ऑलरेडी हो गई रहती है। अब आप क्या कर रहे हो, ट्राइंग टू किसी तरह उससे कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये करेक्टिव मेजर्स हो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर एक पॉइंट पे थोड़ा चेक करते चलिए, ठीक है ना, थोड़ा देखते रहिए कि हमारा एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा, और कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी आपको लगे कि यहाँ डेविएशन हो रहा है या होने का चांसेस है, वहां पे थोड़ा सा आप चेक करिए, थोड़ा आप वहां पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, मोर अटेंटिव और मोर अवेयरनेस के साथ उस काम को फिर आगे बढ़ाइए, तो कम से कम डेविएशन आएगा और फाइनल में आपको ज्यादा कुछ करेक्टिव मेजर्स नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो वंस इफ यू आर डन एंड देन यू आर टेकिंग एक्शन, तो इसको बोलते हैं क्या, पूरा प्रोसेस आपने वापस से रिपीट किया, पूरा प्रोसेस आपसे कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह रिपोर्ट किया, तो इससे रिपीट किया तो क्या होगा, इससे अच्छा कंट्रोल हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा कंट्रोल वही होता है जो that is taken on time, बोलते ना, and a stitch on time saves 9, आपने सुना है ये प्रोवर्ब? Yes, ma'am. स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9 का मतलब है कि अगर थोड़ा सा फटा है, कहीं पे कटा है कपड़ा, उसी समय अगर हमने उसको रफू कर दिया, उसको सिल दिया, तो फिर बाकी बहुत सारे, फिर वो बाकी तुरंत उसमें कोई फटने उठने का गुंजाइश नहीं होता है। लेकिन अगर छोटा सा भी एक होल भी है, छोटा सा भी है, और अगर आप उसको छोड़ दो
तो हम लोग ऐसे उत्पाती है कि उसमें पेन घुसा घुसा के उसमें और बड़ा सा होल कर देते हैं, राइट। तो दिस बिकम्स कि अभी प्रिवेंटिव मेजर इसी को बोलते हैं कि आप टाइमली उसको करेक्ट करिए, रेक्टिफाई करिए, नहीं तो फिर वो तुरंत से बहुत बड़े होल में ट्रांसफर हो सकता है और आपका वो कपड़ा बर्बाद हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये हर जगह आप इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग करते हैं, करके देखना, सोच के देखिएगा तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। नाउ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while taking corrective actions, जब भी आप corrective actions लेते हैं, यहाँ पे corrective actions लेने का मतलब यहाँ पे है when you try to rectify the deviations, ठीक है ना। ये it doesn't say कि आप खत्म होने के बाद, पूरा गलती होने के बाद आप corrective action लेते हैं। यहाँ corrective measures का मतलब है कि जब आपका कुछ deviation पता चला तो आप कुछ ना कुछ उसको खत्म करने के लिए लेंगे, because control is the action oriented, इसका होना एक फीचर है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होगा। सिर्फ समझ लेना कि गलती हुई एंड देन उसको कुछ नहीं करना, इट इज नॉट अ वैलिड कंट्रोल। कंट्रोल को करने के लिए फाइंड आउट द मिस्टेक एंड देन ट्राई टू मिनिमाइज और रिमूव दोज मिस्टेक्स। तो क्या क्या हमारे अंदर करेक्टिव एक्शंस के लिए कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर